दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। ये हमारा जो डेल्टा की पीएलसी का ट्रेनिंग कोर्स है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको सेट रीसेट के बारे में बताया था और राइजिंग एज फॉलिंग एज के बारे में बताया था, और आपको एक एक्सरसाइज दी थी बनाने के लिए कि एक आउटपुट है मेरे पास y1 और उसी आउटपुट को मेरे को एक सिंगल पुश बटन से ऑन ऑफ करना है। मीन्स मैंने पुश बटन को प्रेस किया, आउटपुट ऑन, पुश बटन को फिर से प्रेस किया, आउटपुट ऑफ। जनरली जो क्लैंपिंग के लिए मशीन में हमारी एप्लीकेशन रहती है एक सिंगल से ही रहती है। जैसे सीएनसी मशीन भी अगर आपने देखी होंगी तो सीएनसी मशीन में फुट स्विच से हम फुट स्विच को प्रेस करते हैं तो चक क्लैंप कर लेता है, फिर से दोबारा से सेकंड टाइम प्रेस करते हैं तो डी क्लैंप हो जाता है। तो सेम टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पे बनानी है। तो मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोग्राम बनेगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी यूज़ होने वाली है। तो WPL सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले तो देखिए प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेनी है, एक इनपुट लेनी है, क्योंकि स्टार्टिंग हुई किससे रही है, एक इनपुट से, पुश बटन से। तो मैं यहां से एक x0 इनपुट ले लेता हूं। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी जब मैंने सेट रीसेट का आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया था कि एक ही इनपुट को, पुश बटन को, उससे मेरे को दो फंक्शन करवाने थे कि पहली बार प्रेस करूं तो तीनों आउटपुट सेट हों, फिर सेकंड टाइम प्रेस करूं तो एक आउटपुट रीसेट, फिर टाइम डिले के बाद दो आउटपुट रीसेट हो। तो वहां पर क्या हुआ था, वो टास्क करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे को एक्चुअल फील्ड में उस चीज़ की जरूरत नहीं है, उस आउटपुट की फील्ड में कोई फंक्शनिंग नहीं है, बट मेरे को अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए उस आउटपुट को यूज करना पड़ा था लैडर में। तो यहां पे भी सेम वैसा ही सीन बन रहा है। ये प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे को सिर्फ एक आउटपुट को ऑन ऑफ करना है। एक आउटपुट है और एक ही इनपुट है। जैसे अभी आपने देखा कि मेरे पास एक x0 इनपुट है और एक y0 आउटपुट है। मेरे को क्या करना है, इस आउटपुट से इस आउटपुट को ऑन करना है जब फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा। जब इसी पुश बटन को मैं सेकंड टाइम प्रेस करूंगा तो ये आउटपुट आपकी ऑफ हो जानी चाहिए और ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। बटन प्रेस किया ऑन, बटन प्रेस किया ऑफ, फिर प्रेस किया ऑन, फिर प्रेस किया ऑफ। तो यहां पे देखिए कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। अब एक ही इनपुट आउटपुट से तो कुछ लॉजिक बनने वाला है नहीं है, तो हमें ये लॉजिक परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ NO NC और कुछ कोइल्स की जरूरत है। बट फील्ड में उनकी जरूरत नहीं है, फील्ड में तो सिर्फ एक इनपुट और एक ही आउटपुट की जरूरत है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने आती है, जैसे मैंने पिछला प्रोग्राम आपने देखा होगा तो वहां पे एक एक्स्ट्रा आउटपुट को यूज किया था मैंने, y4 को यूज किया था, 3 ही आउटपुट थी। तो यहां पे भी सेम हम कर सकते हैं कि एक y0 आउटपुट को यूज कर लूं मैं और y0 को मैं यूज करके इसको, ये लॉजिक कैसे बनेगा, जल्दी से मैं ये लॉजिक बना देता हूं आपके लिए। यहाँ पे y0 को मैं एज ए ऑक्सिलरी यूज कर रहा हूँ। y0 से मेरा ऑन ऑफ नहीं होगा। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, वो कंसेप्ट समझाने के लिए मैं y0 को यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं जो ऑन करूँगा वो y1 को ऑन ऑफ करूँगा। यहाँ पे मैंने y0 का NO लगाया और यहाँ पे मैं कोयल लगाऊंगा y1 की, ठीक है। नीचे मैं फिर से लगाऊंगा होल्डिंग y1 की, y1 को ऑन करने के लिए। ये मैंने होल्डिंग लगाई y1 की और इस लॉजिक को परफॉर्म कराने के लिए मेरे को इस y0 का NC यहाँ पे लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा y1 का ही NC। ये लॉजिक है, ये इसको आप समझ लेना, ये बना रखा है, ये चेक कर रखा है। ये कैसे बना क्या है, इसको आप जब परफॉर्म करोगे, आप चेक करोगे बना के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, इस लॉजिक को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, PLC को मैं रन कर दे रहा हूँ और उसके बाद मॉनिटर मोड के अंदर चला जाता हूँ। मॉनिटर मोड के अंदर पहुँच गया मैं और यहाँ से मैं इसको सेट ऑन करके सेट ऑफ करता हूँ। ये देखिए ये आउटपुट ऑन होगी, मैंने एक बार प्रेस किया, आउटपुट मेरी ऑन होगी y1। बट मेरे को इस y1 को ऑन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, एक और आउटपुट की जरूरत पड़ रही है y0 की। ये लॉजिक बनाने के लिए जो देख रहे हो, y0 का NO लगाया, y1 की NC लगाई, फिर y0 का NC, y1 का NO। ये जो लॉजिक मैंने बनाया है इस आउटपुट को ऑन ऑफ करवाने के लिए, यहाँ पे मेरे को क्या, एक ऑक्सिलरी आउटपुट की जरूरत पड़ रही है जिसकी फील्ड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फील्ड में तो सिर्फ एक y1 को ही ऑन ऑफ करना है। बट इस y1 को ऑन ऑफ कराने के लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है, एक आउटपुट की जरूरत पड़ रही है। वो आउटपुट कौन सी है, y0 को यूज किया है, जिसका फील्ड में कोई यूज नहीं है, बट मेरे को अपना लॉजिक परफॉर्म कराने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो जब भी PLC में इस तरीके की दिक्कत आती है, यहाँ पे अभी एक और दिक्कत हो रही है। अभी देखिए मैं जब भी इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ये लॉजिक। अभी आप देखिए ये ऑन ऑफ ब्लिंक हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। अभी ये ऑन हो गया, ये पूरा प्रॉपर लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा लॉजिक, ठीक है। अभी ऑफ हो गया देखिए। तो
अभी तो सबसे पहला तो कंसेप्ट इसके अंदर ये है कि मेरे को y1 को ऑन ऑफ करवाना है, इस लॉजिक को मेरे को परफॉर्म कराना है, तो मेरे को y0 की जरूरत पड़ रही है, जबकि y0 मेरे को फील्ड में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सिर्फ इंटरनल ही पीएलसी के इंटरनल ही एनओएनसी या कोयल्स को लगाना है अपने लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, तो इस काम के लिए पीएलसी के अंदर मेमोरी बिट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? मेमोरी बिट दिए जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं इस y0 को मेमोरी बिट m से डिनोट किए जाते हैं पीएलसी में, m0 से रिप्लेस कर दूंगा तो ये y0 जो है काम कर रहा है वो सेम काम m0 करेगा, बट y0 फील्ड में बाहर मिलता है, हमें एक्सटर्नल मिलता है, m0 क्या रहेगा? इंटरनल रहेगा पीएलसी के अंदर। तो इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट आ जाती हैं जहां पे हमें अपने लॉजिक को परफॉर्म कराना है, कुछ हमें अपना लॉजिक बनाना है बट आउटपुट की बाहर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एनओएनसी चाहिए, कोयल्स चाहिए अपने लॉजिक को परफॉर्म कराने के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा? m को यूज कर लूंगा। यहाँ पे देखिए मैं y0 को m0 से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, जहां जहां मैंने y0 लगा रखा था वहां वहां मैं m0 लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे nc लगा रखा था तो यहाँ पे nc लगा दिया, यहाँ पे no लगा रखा तो यहाँ पे no लगा दिया। अब ये m0 सेम y0 की तरह ही काम करेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि y0 बाहर फील्ड में मिल रहा था और m0 कहाँ रहेगा? इंटरनली रहेगा। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? अपना लॉजिक। देखिए अभी कंडीशन एक ऐसी बन गई ना, मेरे को एक लॉजिक बनाना है ऐसा, और सेट रीसेट में भी जरूरत पड़ी थी मेरे को, तो सेट रीसेट के अंदर भी अब मैं जो y4 आउटपुट था उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं? मेमोरी बिट से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अभी देखिए ऑन हो गया, ठीक है। अभी इसको फिर से ऑन करता हूं, ठीक है, ये आउटपुट फिर से ऑन रह गया। अभी देखिए मिसबिहेव कर रहा है सर्किट, ये क्या कर रहा है? सर्किट मिसबिहेव कर रहा है। अब मैं आपको एक और इंस्ट्रक्शन बता चुका हूं। अभी देखिए जो मैंने लॉजिक बनाया है ना, इस लॉजिक के अंदर क्या हो रहा है? जब मैं x0 को ऑन कर रहा हूं तो ये m0 ऑन हो गया। अब इस m0 से कंटिन्यू यहाँ पे सप्लाई जा रही है और ये ऑन ऑफ ये NONC इसके y0 के चेंज हो रहे हैं। ये y1 का NC मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे ही ये y1 को एक बार ऑन करता है तो ये NC NO बन जाता है और ये इसको बंद करवा देता है, तो इस वजह से ब्लिंक कर रहा है। मैंने क्या कर रखा है? y1 का NC ही y1 के अंदर डाल रखा है, तो यहां से m0 से सप्लाई जाती है इस y1 पे, ये y1 जैसे ही ऑन होता है तो ये NC क्या बन जाता है? NO बन जाता है और इसको y1 को फिर से बंद करवा देता है और ये फिर से इसको ऑन कर देता है यहां से, क्योंकि ये m0 कंटिन्यू ऑन हो रखा है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए? हमें ना सिर्फ एक ही ट्रिगर चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक ट्रिगर चाहिए। अभी मल्टीपल ट्रिगर आए जा रहे हैं। देखिए m0 कंटिन्यू ऑन है तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर आए जा रहे हैं। एक ट्रेन जो पल्सेस की निकलती जा रही है, जो मैंने आपको राइजिंग एज और फॉलिंग एज वाली वीडियो के अंदर बताई थी। देखिए पीएलसी के अंदर सारी चीजें जुड़ी होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक इंस्ट्रक्शन को समझ लिया और आप कुछ लॉजिक बना लोगे। हर एक चीज किसी चीज की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x0 से कंटिन्यू एक ट्रेन निकल रही है पल्सेस की, जो मैंने आपको राइजिंग एज फॉलिंग एज के अंदर बताया था। तो इस वजह से m0 कंटिन्यू ऑन हो रखा है, जबकि मेरे को इस लॉजिक को पूरा परफॉर्म कराने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक पल्स चाहिए, एक ट्रिगरिंग पल्स चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कर लूंगा? x0 का राइजिंग एज यूज कर लूंगा। तो ये जो मेरा बार बार ब्लिंक कर रहा था ना, ये इस प्रॉब्लम का मेरा समाधान हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का मेरा समाधान हो जाएगा। इसको राइजिंग एज में बदलने के लिए LD को कर देना है, सिर्फ LDP। आपको किसी भी इनपुट का राइजिंग एज लगाना है तो आपको टाइप करना है LDP स्पेस x0। मैं x0 को लगा रहा हूं तो मैं x0 का लगा दूंगा, और फॉलिंग एज के लिए आपको लगाना है LDF। तो ये हो गया मेरा राइजिंग एज। अभी देखिए इसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ जब ये ऑन होगा तो सिर्फ एक ही पल्स को ये कंसीडर करेगा, बाकी को कंसीडर ही नहीं करेगा, बाकी सारी को ये छोड़ देगा। इसको मैं राइट कर देता हूं और जो मेरा सर्किट मिसबिहेव कर रहा था ये मेरा सर्किट भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इसको मॉनिटर मोड में लिया और मैंने इसको क्या कर दिया? सेट डाउन कर दिया। देखिए मैंने जैसे ही सेट डाउन किया y1 आउटपुट ऑन होगी। पहले जो यहां से कंटिन्यू ऑन हो रहा था ना m0, अब कंटिन्यू ऑन नहीं है, सिर्फ इसने एक ट्रिगरिंग पल्स दी। एक ट्रिगरिंग जैसे ही इसने पल्स दिया ये y1 का NONC बन गया और यहां से इसको होल्डिंग मिल गई। अब इसको जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रेस करूंगा, जब मैं इसको फिर से प्रेस करूंगा तो एक ट्रिगरिंग पल्स आएगी m0 के लिए। m0 जैसे ही ऑन होगा तो ये जो m0 का NC है ये NO बन जाएगा और इस होल्डिंग को कट कर देगा, जिससे आउटपुट बंद हो जाएगी। अभी आपको आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि विद इन मिली सेकेंड होता है, सिर्फ एक स्कैन टाइम के लिए एक पल्स को कंसीडर करता है। तो आपको सिर्फ इसको लॉजिक को समझना है। देखिए अभी जैसे ही ऑन करूंगा ये आउटपुट बंद हो गया। ये बंद कैसे हुआ था? यहां से जो होल्डिंग दे रखा था, एक बार ये NC ओपन हुआ और यहां से इसने इसको बंद करवा दिया होल्डिंग को। अभी इसको मैं जितनी मर्जी बार ऑन ऑफ करूं ये बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। देखिए ऑन हो गया, पुश बटन को प्रेस किया, अब पुश बटन को प्रेस कर रहा हूं, ऑफ हो गया। तो पहले जो माल फंक्शनिंग हो रही थी आपने देखा ना कि मैं इसको सेट ऑन कर रहा था तो ये ऑन ऑफ
करते रह जा रहा था। वो किस वजह से करते रह जा रहा था कि यहाँ से पूरी ट्रेन निकल रही थी पल्सेस की, ये M0 ऑन हो रहा था, Y1 ऑन हो रहा था हर पल्स पे, हर स्कैन के अंदर, और ये NC उसको ऑफ करा रहा था हर बार, तो ये ऑन ऑफ होता जा रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, सिर्फ एक ट्रिगरिंग पल्स दे दिया, सिर्फ एक स्कैन टाइम के लिए, एक स्कैन के लिए ये एक पल्स कंसीडर करेगा। तो जैसे ये एक पल्स कंसीडर करता है, ये NO-NC बनता है, यहां से सप्लाई जाती है, और ये जो NC है ये NO बन जाता है एक ही बार, क्योंकि ये यहां पे एक ही पल्स आई थी, उसको यहां से होल्डिंग मिल जाती है, यहां से दोबारा सप्लाई आती नहीं है। और अब इस दोबारा जब इसको ऑफ करवाना है तो यहां से इसको सप्लाई जा रखी है, अब इसकी होल्डिंग कट हो जाएगी M0 से। अब दोबारा से जब मैं X0 को ऑन करूंगा तो M0 फिर से एक पल्स देगा, एक पल्स से ये NC बन जाएगा NO, और ये होल्डिंग कट जाएगी, Y1 हो जाएगा बंद। अब देखिए मैं इसको सेट ऑन कर रहा हूं तो ये होल्डिंग कट गई और यहां से Y1 बंद हो गया। तो इस तरीके से आप एक पुश बटन से ऑन ऑफ करवा सकते हो किसी भी एक आउटपुट को। यहां पे दो कंसेप्ट यूज हुए, एक तो कंसेप्ट हुआ राइजिंग एज फॉलिंग एज का, दूसरा कंसेप्ट हुआ मेमोरी बिट का। मेमोरी बिट का मैंने आपको बताया क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि फील्ड में सिर्फ एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट से ऑन ऑफ करना है। अब इंटरनल कुछ लॉजिक बनाने के लिए कुछ कोयल, कुछ NO-NC की जरूरत है, वो फुलफिल करेंगे मेमोरी बिट। और राइजिंग एज फॉलिंग एज क्यों लगाया, क्योंकि पूरी ट्रेन निकल रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिजिटल इनपुट से एक पूरी ट्रेन में निकलती है पल्सेस की, तो यहाँ से जो पल्सेस निकल रही थी वो कंटिन्यू इसको ऑन करा रही थी, इस NC से ऑफ हो जा रहा था, तो इस वजह से बार बार ये ब्लिंक कर रहा था, तो लॉजिक पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। अब हमने राइजिंग एज लगा के क्या कर दिया, राइजिंग एज लगा के हमने सिर्फ M0 की एक पल्सर को कंसीडर करवाया एक स्कैन टाइम के लिए, एक स्कैन के लिए। तो उसने क्या किया, सिर्फ एक पल्स दी, एक पल्स दिया, ये एक बार ऑन हुआ, ये ऑन हुआ तो यहाँ से होल्डिंग आई तो ये Y1 ऑफ हो गया, और पीछे से भी सप्लाई नहीं आ रही थी, पहले जो सप्लाई इसको ब्लिंक करवा रही थी, इस वजह से प्रॉपर होल्डिंग मिल गया। दूसरी बार जब इसको प्रेस किया तो ये M0 ऑन हुआ तो इसका जो NC है ये NO बन गया, और यहां से इसने इसकी होल्डिंग को कट कर दिया, तो ये जो मेरा है आउटपुट ऑन हो गई। दूसरी बार में अगर आप देखोगे, अगर दूसरी बार में एक होगी, दूसरी बार में ऑन क्यों नहीं हुआ, देखिए पहली बार में ये ऑन हो जाता है तो यहाँ पे NC जो है ओपन हो जाता है। अब इसको मैं सेकंड टाइम प्रेस करूंगा ना तो यहां से तो सप्लाई जाएगी ही नहीं। अगर मैं इसको एक बार ऑन करूंगा तो यहां से सप्लाई जाएगी नहीं, क्योंकि NC यहाँ पे क्या लगा हुआ है NC, और NC क्या हो रखा है अभी NO, ओपन हो रखा है। ओपन क्यों रखा है, क्योंकि Y1 ऑन है। अब मैं इसको दोबारा से जब ऑन करूंगा तो ये जो सप्लाई यहां से होल्डिंग जा रखी है ये एक बार ऑन होगा तो ये क्लोज होगा, बट यहां से सप्लाई जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके आगे ओपन कॉन्टैक्ट है, और ये भी नीचे आएगा स्कैन करके, ये स्कैन करके नीचे आएगा तो यहां से सप्लाई आगे जाएगी, और ये इस सप्लाई को कट कर देगा, M0 ओपन कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो ये जो आउटपुट है वो मेरी ऑफ हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सर्किट कैसे काम कर रहा है, ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है। 2-3 बार बनाओगे, समझोगे तो और समझ में आ जाएगा। अब इसको बनाने के लिए मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो राइजिंग एज फॉलिंग एज और एक मेमोरी बिट, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पे कंसेप्ट निकल के आया मेमोरी बिट का, कि मेमोरी बिट क्या होती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा राइजिंग एज फॉलिंग एज को और एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, कि जो पल्सेस निकलती हैं आप उसको एक और तरीके से देख सकते हो। मैं यहां पे क्या करता हूं, एक इनपुट लगाता हूं X2, और इससे एक काउंटर इंक्रीमेंट करवा देता हूं। काउंटर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। काउंटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिजिटल पल्सेस को काउंट करता है, ठीक है। और मैं एक और इनपुट लेता हूं, इस पे मैं राइजिंग एज लगाता हूं, मैं एक X3 इनपुट लेता हूं, इस पे राइजिंग एज लगाता हूं, और इससे भी एक दूसरा काउंटर इंक्रीमेंट करवा देता हूं। अब दोनों की फंक्शनिंग में डिफरेंस देखिएगा, C2 और C3 की फंक्शनिंग के अंदर डिफरेंस देखिएगा। जो मैं आपको बता रहा था ना कि डिजिटल इनपुट जब हाई होता है तो पूरी एक ट्रेन निकलती है पल्सेस की, वो आप ऐसे देख सकते हो। किससे, काउंटर से। काउंटर क्या करता है, डिजिटल पल्सेस को काउंट करता है। जितनी पल्स यहां से निकलेंगी उतना ये काउंटर काउंट करता रहेगा, जितनी पल्स यहां से निकलेंगी उतना ये काउंटर काउंट करके आपको वैल्यू दे देगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब X2 को हाई करता हूं तो देखिए वैल्यू कैसे बढ़ रही है। ये पूरी रैंडमली वैल्यू जा रही है, मैंने इसको हाई करके छोड़ दिया, सेट ऑन करके छोड़ दिया, यहां से कंटिन्यू पल्सेस निकलती जा रही हैं, और ये काउंटर उन पल्सेस को काउंट करता जा रहा है। अब मैं सेम ऐसा X3 को सेट ऑन करके छोड़ देता हूं, आप देखिए सिर्फ एक ही पल्स हुई यहां पे काउंट। तो राइजिंग एज फॉलिंग एज जब मैं लगा देता हूं तो राइजिंग फॉलिंग एज इस NO पे एक लिमिटेशन लगा देता है, और PLC सिर्फ इसकी एक ही पल्स को एक स्कैन टाइम के लिए कंसीडर करता है। अब इसको मैं जब दोबारा ऑन करूंगा तब ये 2 पे जाएगा, ये देखिए अब 2 पे गया ये, और मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यहीं पे रुक गया, देखिए 1954 पे रुक गया। अब इसको मैं दोबारा ऑन करूंगा तो आगे बढ़ने लग जाएगा, ये पूरी पल्सेस निकलती जा रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइजिंग एज क्या होता है, फॉलिंग एज क्या होता है। फॉलिंग एज के अंदर भी सेम कंसेप्ट होगा, सिर्फ राइजिंग एज के अंदर मैं जैसे ही सेट ऑन कर रहा हूं वैसे ही ये वैल्यू हाई हो रही है। फॉलिंग एज के अंदर क्या होगा, जब मैं ऑफ करके ऑन करूंगा। राइजिंग एज के अंदर होता है कि जैसे मैं
ऑफ से ऑन कर रहा हूं, मतलब अभी इसको ऑन किया, सेट ऑन किया तो देखिए एक वैल्यू बढ़ गई। अब फॉलिंग एज के अंदर क्या होगा, उल्टा होगा, ऑफ से ऑन करूंगा। मैं फॉलिंग एज भी लगा देता हूं, एक यहां पे एक दूसरी इनपुट लेता हूं, LDF फॉलिंग एज के लिए रहता है LDF टाइप करना, LDF स्पेस X4 मैंने टाइप किया, और यहां पे एक तीसरा काउंटर जो है मैं उसको इंक्रीमेंट करवा देता हूं। अब आप देखना इन दोनों का राइजिंग एज और फॉलिंग एज का डिफरेंस, काम करेंगे एक ही तरीके से काम करेंगे, एक ही काम होगा, बट जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट रहेगा। अब मैंने इसको ऑनलाइन मोड के अंदर ले लिया। अभी देखिए X3 को जैसे ही प्रेस सेट ऑन करूंगा ना, यहां पे वैल्यू बढ़ेगी। इसको मैंने किया, सेट ऑन किया तो यहां पे वैल्यू 1 हो चुकी है। अब देखना X4 को जैसे ही सेट ऑन करूंगा ना, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जब इसको सेट ऑफ करूंगा तब वैल्यू बढ़ेगी। अब देखिए मैंने सेट ऑन किया, वैल्यू 0 की 0 है। अब मैं इसको जब बंद करूंगा, इसको जब मैं बंद करूंगा तो अब वैल्यू 1 होगी। देखना ये सेट ऑफ किया, अब वैल्यू 1 हुई। तो राइजिंग एज और फॉलिंग एज सेम काम करते हैं, दोनों से पल्स निकलती है। राइजिंग एज पल्स तब निकालता है जब कोई भी इनपुट ऑफ से ऑन होती है, और फॉलिंग एज तब निकालता है जब कोई भी इनपुट ऑन से ऑफ होती है। अभी देखिए इसको ऑफ किया और इसको मैंने सेट ऑन किया, अभी काउंट कर लिया इसने। अभी मैं इसको देखना ऑफ करूंगा, ये मैंने ऑन किया, इसने काउंट नहीं किया, अभी ऑन कर रखी है। जब इसको ऑफ करूंगा तब काउंट करेगा, ये मैंने सेट ऑफ किया तो अब काउंट किया इसने। तो आई होप आपको राइजिंग एज और फॉलिंग एज का डिफरेंस समझ में आया होगा, कैसे पल्सेस निकलती हैं वो चीज़ मैंने आपको सिमुलेट करके दिखाई, आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। और मेमोरी बिट कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कैसे कंडीशन बनती है, क्यों मेमोरी बिट की जरूरत पड़ती है, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब देख लेते हैं मेमोरी बिट होते कितने टाइप के हैं, जो मैंने आपको बताया PLC के अंदर। ये प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, आउटपुट Y1 ऑन ऑफ बाय सिंगल पुश बटन, ठीक है। अब और इंस्ट्रक्शन का आगे मैं कमाल दिखाऊंगा आपको, पहले आप एक बार मेमोरी बिट समझ लीजिए कि क्या होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मेमोरी बिट देखिए क्या होते हैं। मेमोरी बिट आर ऑक्सिलरी रिले इनसाइड द PLC। मैंने आपको बताया ना, मेमोरी बिट जो होते हैं वो PLC के इंटरनली होते हैं और ये ऑक्सिलरी होते हैं। इनकी हमें फील्ड के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, फील्ड में हमें नहीं आउटपुट देते, ये सिर्फ ऑक्सिलरी होते हैं। हमें जो लॉजिक परफॉर्म कराना है अपना लैडर के अंदर, जो हमें लॉजिक परफॉर्म कराना है अपना, जो प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर ये हेल्प करते हैं। और दूसरा, मेमोरी बिट को ऑक्सिलरी रिले भी बोला जाता है। मेमोरी बिट को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी रिले भी बोला जाता है। मेमोरी बिट बोल रहे हो, ऑक्सिलरी रिले बोल रहे हो, दोनों एक ही बात है। डिवाइस इंडिकेशन बाय M, इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, M से इंडिकेट किया जाता है। जैसे इनपुट को X से इनपुट डिनोट किया जाता है, आउटपुट को Y से डिनोट किया जाता है, ऐसे ही जो मेमोरी बिट होते हैं इनको M से इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और इनकी जो एड्रेसिंग होती है वो डेसिमल के अंदर होती है, M0 M1 M2 ऐसे चलते रहते हैं। और नंबर किस में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M10 11 12 13 14 15 17 16 20 इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। द इंटरनल रिले डज नॉट हैव कनेक्शन विद द एक्सटर्नल। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, मेमोरी बिट्स सिर्फ इनसाइड होते हैं। ऐसा नहीं कि आप M0 को कोई वायरिंग, आपको बाहर पोर्ट मिलेगा M0 का PLC के ऊपर और फिर आप उस M0 से कोई आउटपुट ऑन कर लोगे फील्ड में, नहीं, आपको फील्ड में जो आउटपुट मिलेंगे वो Y से ही मिलेंगे। मेमोरी बिट जो रहते हैं वो इंटरनल रहते हैं, सारे फंक्शन Y की तरह परफॉर्म करते हैं, बस इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल आउटपुट इससे आप नहीं कनेक्ट कर सकते, ठीक है। एवरी इंटरनल रिले कोरस्पॉन्ड टू ए बेसिक इंटरनल स्टोरेज यूनिट। जो हर एक मेमोरी बिट है वो एक बेसिक स्टोरेज यूनिट, एक बिट के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इसको मेमोरी बिट भी बोलते हैं। आप कोई भी मेमोरी बिट लोगे, मेमोरी कॉन्टैक्ट लोगे, ऑक्सिलरी रिले लोगे, M0 M1 M2, ये इसके लिए क्या होगा, PLC के अंदर एक स्पेशल मेमोरी की बिट डिफाइन होगी, एक मेमोरी होगी, उस बिट को आप यूज कर सकते हो, आप NONC लगा सकते हो, उसकी आउटपुट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मेमोरी बिट बेसिकली क्या होता है, एक बिट मेमोरी होती है PLC के अंदर, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं एज ए कोयल, एज ए NONC इंटरनली PLC, ठीक है। अब देयर इज नो लिमिटेशन। अब ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है जी, आपने एक M0 मेमोरी बिट लगा लिया जैसे, तो कोयल तो एक ही लगेगी भाई, सेम एज Y है। जब मैं आपको बता रहा हूं कि Y सिर्फ बाहर होते हैं, M अंदर होते हैं, तो किसी भी आउटपुट की कोयल हमेशा प्रोग्राम के अंदर एक ही रहती है। तो आपकी कोयल तो आउटपुट की M की भी एक ही रहेगी, बट अब इसके NONC अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने M0 मेमोरी बिट को ऑन करवाया था कोयल से, तो मैंने उसके NONC जो लगा रखे थे, एक NO एक NC लगाया था, ये NONC में अनलिमिटेड लगा सकता हूं। लगाने का तरीका सेम रहता है मेमोरी बिट का, OUT स्पेस M0 जैसे आप Y0 लगाते हो। तो ये था मेमोरी बिट का बेसिक की मेमोरी बिट क्या होता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। बेसिकली 3 टाइप के मेमोरी बिट हमें PLC में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो कौन से मिलते हैं,
एक होते हैं हमारे पास जनरल पर्पस मेमोरी बिट, दूसरे होते हैं हमारे लैच टाइप मेमोरी बिट, और तीसरे होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस मेमोरी बिट। अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं, याद रखने वाली चीज़ है, प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे मेमोरी बिट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रोग्राम में। 3 टाइप के हैं, जनरल पर्पस, लैच और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस सबसे पहले देखते हैं, जनरल पर्पस ऑक्सिलरी रिले या मेमोरी बिट क्या होता है वो देखते हैं। इफ the relay encounter power cut during the operation of the PLC, its status will be reset to off and stay off when the power is on again। इसका मतलब ये है कि आपने कोई मेमोरी बिट यूज़ किया PLC के अंदर, M0 जैसे अभी मैंने यूज़ किया, तो M0 मैंने मेमोरी बिट यूज़ कर रखा है और PLC आपने लगा रखी है, प्रोग्राम PLC के अंदर डाल दिया और आपकी PLC की पावर ऑफ हो जाती है या आपकी PLC बंद हो जाती है, तो जो मेमोरी बिट है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जनरल टाइप जो मेमोरी बिट है वो भी बंद हो जाएगा आपका पावर ऑफ के साथ ही, और जब दोबारा आप पावर को ऑन करोगे तो वो तब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि उसके लिए जो आपने कंडीशन लगाई है उसको आप फुलफिल नहीं कर दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक मेमोरी बिट को ऑन करवा दिया PLC में और आपकी पावर चली गई तो वो मेमोरी बिट बंद हो जाएगा, दोबारा पावर आएगी तो भी वो बंद ही रहेगा, आपको दोबारा से उसको ऑन करना पड़ेगा। अब लैच टाइप के अंदर क्या होता है, लैच टाइप के अंदर इसका उल्टा होता है। लैच टाइप के अंदर होता है कि अगर आपकी PLC की पावर चली गई और आपकी PLC की पावर दोबारा आई और आपकी PLC ऑन हुई और आपकी कोई लैच टाइप मेमोरी बिट ऑन कर रखी थी आपने प्रोग्राम में, वो आपको ऑन ही मिलेगी, वो ऑफ नहीं होगी। जनरल पर्पस के अंदर क्या होगा, जनरल पर्पस के अंदर होगा कि जो मेमोरी बिट थे, जो मेमोरी बिट मैंने यूज़ कर रखा था, पावर जैसे ही गई वो मेमोरी बिट भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, दोबारा पावर आएगी तो वो ऑफ ही मिलेगा। लैच टाइप के अंदर क्या होगा, पावर चलेगी PLC की या PLC स्टॉप हो गया, जो आपका मेमोरी बिट है वो तो बंद हो जाएगा, बट जैसे ही आप फिर से PLC के अंदर पावर आएगी तो आपको वो ऑन ही मिलेगा, वो ऑफ नहीं मिलेगा, वो अपनी कंडीशन को रिटेन कर लेगा जो भी उसकी लास्ट कंडीशन होगी। अगर वो ऑफ होगा तो ऑफ मिलेगा, ऑन होगा तो ऑन मिलेगा। तो दीज आर द रिटेंटिव, सेम एज द रिटेंटिव टाइमर। जैसे रिटेंटिव टाइमर काम करता था ना, ऐसी लैच टाइम मेमोरी बिट भी काम करती है कि आपकी PLC की पावर चलेगी, दोबारा पावर आएगी, ऑन थी मेमोरी बिट तो ऑन मिलेगी लैच टाइप, ऑफ थी तो ऑफ मिलेगी। जनरल पर्पस के अंदर क्या होगा, अगर आपकी PLC की पावर चलेगी और आपकी मेमोरी बिट ऑन थी और आपकी दोबारा PLC की पावर आएगी तो आपको मेमोरी बिट ऑफ ही मिलेगी, ऑन नहीं मिलेगी। लैच टाइप क्या करेगा, अपनी पोजीशन को रिटेन कर लेता है, याद रखता है, रिमेंबर रखता है। तीसरे होता है स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप के अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप जो रिले होते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। क्या स्पेशल फंक्शन होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे और फर्दर। तो 3 टाइप के मेमोरी बिट रहते हैं जो मैंने आपको बताए, एक जनरल टाइप, एक लैच टाइप और एक स्पेशल टाइप। अब इनको मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूं, ये जो आपको मैंने बताया है इनको मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूं कि कैसे ये तीनों काम करते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसकी मैनुअल ओपन कर लेता हूं, आपको जो भी डिटेल मिलेगी PLC की वो मैनुअल से ही मिलेगी। देखिए जैसे अभी मैं SV2 सीरीज लेता हूं तो मैंने मैनुअल कर रखा है, डेल्टा का DVP एप्लीकेशन मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हो जाके, तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। अभी मैं SV2 सिलेक्ट करता हूं तो इसलिए मैं SV2 की देख रहा हूं। आपके पास जो भी PLC है उसके लिए अलग अलग देके रखते हैं। देखिए मैनुअल में SX अगर आपके पास है तो SX सीरीज की आप देखोगे ये अलग अलग रहते हैं, नंबर से डिनोट की जाती है। EC की है तो EC की देखोगे, EH3 और SV2 सेम है तो मैं उसको यहाँ पे देखूंगा। अभी देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी रिले M जो 3 मैंने आपको बताए वही यहाँ पे दे रखे हैं, जनरल पर्पस, लैच पर्पस, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस आपको मिल रहे हैं M0 से M499 500, मतलब ये जो क्लासीफाई किया जाता है PLC के अंदर वो किससे क्लासीफाई किया जाता है, नंबर से क्लासीफाई किए जाते हैं कि M0 से M499 500 मेमोरी बिट आपके क्या है, जनरल पर्पस है। आप प्रोग्राम के अंदर M0 यूज करोगे तो M0 बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, जनरल टाइप है। M0 का आपने ऑन करके छोड़ दिया, होल्डिंग देके छोड़ दी, पावर को बंद करोगे दोबारा से ऑन करोगे तो M0 आपको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। लैच टाइप का है, M500 से स्टार्ट होते हैं, M500 से लेके M99 और M2000 से लेके M4095 तक 2596 कितने हैं हमारे पास, जनरल टाइप लैच टाइप मेमोरी बिट है। M0 से M999 और M2000 से M4095 तक। और तीसरा है स्पेशल टाइप, M1000 से PLC के अंदर, डेल्टा की PLC में स्पेशल टाइप शुरू हो जाते हैं। M1000 से M11999 1000 पॉइंट किसके हैं, 1000 क्या मिल रही है, स्पेशल पर्पस रिले मिल रही हैं। ये स्पेशल पर्पस रिले क्या है, इनका स्पेशल फंक्शन होता है, वो आपको मैं बता दूंगा कि क्या स्पेशल फंक्शन करती हैं। जैसे M1000 है, इसका फंक्शन
मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगा कैसे क्या है। तो अभी देखते हैं इन तीनों का डिफरेंस। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को डिलीट करता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस प्रोग्राम को आगे फिर मैं एक छोटी सी और इंस्ट्रक्शन से आपको बना के दिखाऊंगा। पहले मैं मेमोरी बिट की कंडीशन को आपके लिए सिमुलेट करता हूं। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेता हूं x0 और इससे एक जर्नल टाइप मेमोरी बिट को ऑन करता हूं। मेमोरी बिट सेम लगेगा, यहाँ से आप कोयल लेके लगा सकते हो या OUT इंस्ट्रक्शन आप टाइप कर सकते हो। यहाँ से कोयल लिया, यहाँ से आप ड्रैग करोगे तो देखिए 3 आ रहे हैं Y M S, तीनों पे एप्लीकेशन सेम रहते हैं। M ले लिया और M0 को ऑन करवा दिया। यहाँ पे मैं M0 को सेम होल्डिंग दे दूंगा। होल्डिंग देने के लिए टाइप करूंगा OR स्पेस M0 और एंटर कर दूंगा। इस ब्लू बॉक्स की पोजीशन को ध्यान रखना है, अगर ये पोजीशन गलत जगह पे होगी तो होल्डिंग गलत जगह पे लग जाएगी। अब इसको मैं होल्डिंग दे दिया, बस होल्डिंग देके छोड़ेंगे। और एक लेता हूं मैं इनपुट, दूसरा LD स्पेस X1 और एक मैं लेता हूं लैच टाइप मेमोरी बिट। लैच टाइप मेमोरी बिट कौन सी थी जी? M499 से SV2 के अंदर M500 को लेता हूं मैं। M500 मेरे पहले लैच टाइप बिट है और यहाँ पे मैं OUT स्पेस M500 करके एक स्पेशल लैच टाइप जो बिट है उसको लगा देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ होल्डिंग। ठीक है जी, ये दे दी मैंने इसको होल्डिंग। अब मैं इसको कंपाइल करके चलाता हूँ। अब आप देखना, राइट टू PLC करता हूँ और मैं आपको PLC को स्टॉप करके दिखाऊंगा, आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑनलाइन मोड में गया, ये मैंने X0 को ऑन किया तो यहाँ से ये होल्डिंग दे रखी थी, ये मेरी आउटपुट ऑन होगी, यहाँ से होल्डिंग मिल गई इसको। ठीक है, अब X1 को मैंने ऑन किया, ठीक है जी, और X1 को मैंने ऑफ कर दिया, इसको मैंने होल्डिंग दे दिया, यहाँ पे ऑन हो गया। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि लैच टाइप है तो जी बिना होल्डिंग दिए ऑन हो जाएगी, नहीं, सिंपल ही है। फर्क क्या है, अभी देखिए मैं PLC को स्टॉप करता हूँ। जैसे ही मैं PLC को स्टॉप करूंगा, मतलब PLC स्टॉप होना, आपकी PLC की पावर कट होगी, तो यहाँ पे इसको मैंने जैसे ही स्टॉप करूंगा, मैं इसको सॉरी रन वाला दबा रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे ही स्टॉप करूंगा इसको, तो ये जो मेमोरी बिट है मेरी बंद होगी। देखिए ये मेमोरी बिट M0 बंद हो गया, मैंने इसको होल्डिंग भी दे रखा था, बट M500 क्या है, अभी भी ऑन है। क्यों? क्योंकि ये लैच टाइप है। अब इसको दोबारा से मैं रन करूंगा, इसको मैं दोबारा से रन करता हूं तो देखिए दोबारा से रन होगी PLC। M500 मेरे को ऑन ही मिला और M0 क्या है, ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि ये लैच टाइप है, M0 है जर्नल टाइप और M500 है लैच टाइप। लैच टाइप का ये मतलब नहीं है कि बिना होल्डिंग दिए ऑन हो जाएगा, लैच हो जाएगा। सेम एज ये M की तरह ही है, जैसे M0 है वैसे ही M500 है, इसको भी होल्डिंग देनी पड़ेगी, ऑफ करवाना पड़ेगा बंद करने के लिए। बस फर्क इतना है कि जब इसको मैं ऑन करवा दूंगा, ठीक है, और इसको मैं स्टॉप मोड में चली जाएगी, PLC स्टॉप हो जाएगी या पावर बंद हो जाएगी, तो ये अपनी पोजीशन को रिटेन रखेगा, याद रखेगा M500, और ये भूल जाएगा, ये आपको 0 ही मिलेगा। जब PLC दोबारा से रन होगी तो अगर आपकी कोई लैच टाइप मेमोरी बिट ऑन रखी होगी तो आपको ऑन ही मिलेगी। ये जनरली लैच टाइप मेमोरी बिट को प्रोग्राम में वहां पे यूज करते हैं। आपने बहुत सारी मशीन देखी होंगी कि मशीन चलती चलती कहीं पे भी उसका साइकिल इंटरप्ट हो गया और जैसे ही बंदा उसको रीसेट करता है तो उसका साइकिल वहीं से चलता है जहां पे उसने छोड़ा था, उसको दोबारा से होम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके का अगर आपको प्रोग्राम बनाने हैं कि आपको अपना जो साइकिल है, अपनी जो पोजीशन है प्रोग्राम के अंदर, उसको याद रखना है कि लास्ट कहां गया था, चाहे वो किसी एरर की वजह से गया था या पावर फेल होने की वजह से गया था, तो आप किसको यूज करोगे, लैच टाइप मेमोरी बिट का यूज करोगे। जनरली जो काउंटर वगैरह दिखाते हैं हम, जो अपने प्रोडक्शन काउंटर रहते हैं या कोई टूल काउंटर रहता है, उसमें भी कौन सी लगाते हैं, लैच टाइप लगाते हैं कि बंद हो जाए तो याद तो रखे, पावर कट होने की वजह से हमारा डेटा लॉस ना हो जाए। तो ये था लैच टाइप के बीच में और जनरल पर्पस के बीच में डिफरेंस। बंदों को कंफ्यूजन ही हो जाता है कई बार लैच टाइप के अंदर कि लैच टाइप का मतलब है बिना होल्डिंग दिए ऑन हो जाएगा। मैं इसकी होल्डिंग हटा देता हूं। अभी देखिए मैं इसकी होल्डिंग हटा दूंगा तो ये ऑन ही नहीं होगा। जितनी देर तक पुश बटन ऑन रहेगा उतनी देर तक ही ये ऑन रहेगा। मेरा X1 जितनी देर तक ऑन रहेगा उतनी देर तक ही मेरी आउटपुट ऑन रहेगी, नहीं तो ये बंद हो जाएगी। तो ये सेम M की तरह ही काम करते हैं। M0 M1 जैसे जनरल टाइप है, बस ये अपनी पोजीशन को याद रखते हैं। तो ये देखिए मैंने M500 को ऑन किया, इसको ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया। तो लैच का मतलब ये नहीं कि बिना होल्डिंग दिए ऑन हो जाएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। लैच का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने इसको एक बार ऑन कर दिया, ये होल्डिंग दे दिया आपने, इसको होल्ड हो गया या सेट कर दिया, तो दोबारा पावर आने पे भी आपको ये सेट ही मिलेगा और इसको अगर होल्डिंग दिया तो ये ऑन ही मिलेगा। अब स्पेशल पर्पस बताता हूं। जैसे स्पेशल पर्पस एक M1000 बिट होती है, जैसे उसने M1000 से स्टार्ट किया था, तो M1000 एक ऐसी बिट है, ये स्पेशल पर्पस बिट है। आपको इसको अगर आपको किसी चीज को ऑन करना है PLC के साथ ही, कि जैसे ही आपकी PLC ऑन हो, रन मोड में आए, आपकी वैसे ही कोई आउटपुट ऑन हो जाए,
ठीक है। तो आप M1000 यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी कोयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। M1000 की कोई कोयल को नहीं लगाना आपको ऑन करने के लिए। जैसे M0 के NONC को यूज़ करने के लिए पहले M0 को ऑन करना पड़ेगा ना, M1000 के साथ ऐसा नहीं है। जैसी PLC आपकी रन मोड में जाएगी आपका M1000 ऑन हो जाएगा। देखिए मैंने M1000 की प्रोग्राम के अंदर कोई भी कोयल नहीं लगा रखी, बट फिर भी जो M1000 का NO है वो NC बन चुका है। जैसी PLC रन मोड में आई ये Y4 ऑन हो चुका है, जैसे ये स्टॉप मोड में जाएगी ये M1000 बंद हो जाएगा। जैसे ही PLC रन मोड में आएगी M1000 अपने आप ऑन हो जाएगा विदाउट यूजिंग एनी कोयल इन द प्रोग्राम। अभी कोई कोयल मैंने इसको यूज नहीं कर रखा कि जहां से M1000 को ऑन ऑफ कर रहा हूं और इस वजह से NONC बन रहा है। तो ये होते हैं स्पेशल, ये एक स्पेशल टाइप की बिट है। इसका फंक्शन ये है कि जैसी PLC रन मोड में आती है ये ऑन हो जाती है। ऐसी और बहुत सारे स्पेशल टाइप के बिट होते हैं कि आपको 1 सेकंड के बाद एक पल्स चाहिए, 1 मिनट के बाद पल्स चाहिए, 10 मिनट के बाद पल्स चाहिए। तो वो सारी जो स्पेशल टाइप मेमोरी बिट है उनकी डिटेल आपको जो आपकी ये मैनुअल है इससे मिल जाएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सारी की सारी डिटेल इस मैनुअल के अंदर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल को निकाल सकते हो। तो ये था मेमोरी बिट के बारे में कि मेमोरी बिट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाता है, क्या इनका फंक्शन रहता है। मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ स्पेशल ऑक्सिलरी रिले। यहाँ पे मैं स्पेशल डाल देता हूँ SPECIAL स्पेशल ऑक्सिलरी रिले। ये आगे देखिए स्पेशल ऑक्सिलरी रिले एंड डेटा रजिस्टर, इस पे जाता हूँ तो ये रही स्पेशल वाली कि क्या क्या जो मैं आपको फंक्शनिंग बता रहा था ना वो फंक्शनिंग देखिए। M1000 मॉनिटरिंग नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट A, मतलब कि जैसे ही ऑन होगा नॉर्मली कॉन्टैक्ट ओपन कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा। M1000 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। M1000 2 पल्स देता है एक, ठीक है। ये सारे अलग अलग हैं, आप इनको पढ़ सकते हो आराम से, एक बार गो थ्रू हो जाओ इनमें से। ये मैं जो आपको बता रहा था 10 ms की क्लॉक पल्स, 100 ms की, 1 ms की, 1 मिनट की जो क्लॉक पल्स चाहिए आपको। इनेबल द हाई स्पीड काउंटर, कुछ फंक्शन यूज़ करने के लिए कुछ मेमोरी बिट को यूज़ करवाना पड़ता है, 0 फ्लैग, ये सारी क्या है स्पेशल मेमोरी बिट है। आप एक बार इनमें से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़। अब दूसरा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम कि एक आउटपुट को ऑन ऑफ करवाना है। अभी देखिए जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वो लैडर को यूज़ करके बनाया था, NONC यूज़ किया, मेमोरी बिट यूज़ किया। बट PLC के अंदर बाय डिफॉल्ट एक इंस्ट्रक्शन आती है अल्ट इंस्ट्रक्शन। अभी देखिए मैं अल्ट इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ, मैंने X एक इनपुट लिया और अल्टरनेट इंस्ट्रक्शन लगाने के लिए मैं टाइप करूंगा ALT स्पेस जिस भी आउटपुट को आप ऑन करना चाहते हो। अभी Y1 को मैं लिख के एंटर कर दूंगा। मैंने टाइप किया ALT स्पेस Y1। तो ये क्या है, अल्टरनेट होती है एक इंस्ट्रक्शन। अगर आप इसको एक बार इनपुट दोगे, इस इंस्ट्रक्शन को एक बार एग्जीक्यूट करोगे, अगर आपकी आउटपुट ऑन है तो ये ऑफ कर देगा और अगर ऑफ है तो ऑन कर देगा। अल्टरनेट मतलब 1 0 का अल्टरनेट। अगर ऑन है 1 है तो 0 कर देगा, 0 है ऑफ है तो ऑन कर देगा। तो मेरा लॉजिक क्या था, जो मेरे को एक सिंगल पुश बटन से ऑन ऑफ करना था, उसमें भी तो यही था कि अगर आउटपुट एक बार इनपुट को प्रेस करूं आउटपुट ऑन हो जाए, सेकंड टाइम प्रेस करूं तो आउटपुट ऑफ हो जाए। तो वो मैंने जो इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया था ना, वो प्रोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। PLC के अंदर एक इंस्ट्रक्शन आती है अल्ट, इसको आप ऑन करोगे, देखिए ऑन, ये आउटपुट आपकी ऑफ होगी। ये ऑन ऑफ बिलिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये सिर्फ एक पल्स पे काम करता है। अल्ट इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, सिर्फ एक पल्स पे काम करता है। इसको एक पल्स चाहिए सिर्फ ट्रिगर होने के लिए। बट X1 से क्या निकल रही है, ट्रेन निकल रही है पल्सेस की, इस वजह से क्या कर रहा है, देखिए बिलिंग कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का भी समाधान कैसे होगा, इसका राइजिंग एज या फॉलिंग एज लगा के, जो भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ LDP स्पेस X1 कर दूंगा, राइजिंग एज लगा दूंगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और राइट टू PLC करूंगा। अभी देखना ये बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। वो दिक्कत क्यों आ रही थी, क्योंकि X1 से पल्सेस की ट्रेन निकलती है। अल्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ एक सिंगल पल्स चाहिए। वहां से बार बार पल्सेस मिल रही थी तो कभी ऑन ऑफ हो जा रहा था। जब आप ऑफ कर रहे थे तो जो उसकी लास्ट स्टेट है वो एग्जीक्यूट कर देता है, चाहे वो ऑफ है चाहे वो ऑन है। अभी देखना एक बार करूंगा, सेट ऑन हो गया। अभी देखिए कोई ब्लिंक नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि एक ही पल्स चाहिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए और यहां से एक ही पल्स ये कंसीडर करता है। अब दोबारा प्रेस करूंगा तो ऑफ हो गया, अब दोबारा प्रेस करूंगा तो ऑन हो जाएगा, अब दोबारा प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये सिंगल आउटपुट को एक सिंगल पुश बटन से ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो जो पहले प्रोग्राम बनाया था वो इंस्ट्रक्शन ने, अल्ट इंस्ट्रक्शन ने और भी सिंपल कर दिया। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई आज, राइजिंग एज फॉलिंग एज का यूज एप्लीकेशन में कहां पे होता है, मेमोरी बिट की क्यों जरूरत पड़ती है और अल्टरनेट इंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, अगला प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कंपेयर ब्लॉक के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, मेमोरी बिट के बारे के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए, लैच टाइप जो और जर्नल टाइप
मेमोरी बिट मैंने आपको बताई हैं उनको ऑन ऑफ करके देखिए, पीएलसी को स्टॉप करके देखिए, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी और अंडरस्टैंड होंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो, ये सारे नोट्स वगैरह आपको चाहिए, तो ये आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 3,500 रुपये में आपको पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें आपको ऑनलाइन जो है प्रैक्टिकल एनीडेस्क के थ्रू हम बताएंगे, और जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो आप उसको ज्वाइन करके और भी ज़्यादा अपनी नॉलेज को और स्किल को बढ़ा सकते हो। थैंक यू।